हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारत के भौगोलिक स्वरूप को समझने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, रेलवे और भी कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। भारत के भौगोलिक स्वरूप को हम लोगों ने मैप से समझाया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए, साथ ही इससे आए जो भी क्वेश्चन ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आसानी से बन जाए। भारत के भौगोलिक स्वरूप से पहले मैंने और भी वीडियो को अपलोड किया है चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पे ज्योग्राफी वाले टॉपिक में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। भारत के भौगोलिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। इस पांचों भागों में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसका हम लोगों ने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र इस वीडियो में कवर किया है। तो उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र है, ये श्रृंखला है, इसको भी 2 भागों में मैंने बांटा है, श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय में तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कैलाश रेंज मिलेंगे। मुख्य हिमालय की बात करें तो महान या बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय या शिवालिक रेंज मिलेंगे। पूर्वोत्तर हिमालय में तो आपको पूर्वोत्तर राज्यों में मिलेंगे। अगर प्रादेशिक विभाजन के बारे में समझे तो 4 भागों में यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। ये जो 4 भाग हैं, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इसका भी हम लोगों ने इसी वीडियो में बात किया है। हम लोग समझेंगे उत्तरी पर्वतीय श्रृंखलाओं का विभाजन। तो भारत के भौगोलिक स्वरूप को अगर देखें आप तो भारत के धरातल पर कहा जाए तो बहुत सारी विविधता पाई जाती है, जिसमें आपको पता होगा कि हमारे भारत में कुछ पर्वत भी हैं तो पठार भी हैं, रेगिस्तान और कुछ उपजाऊ मैदान भी है। देखिए मैंने यहाँ नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 4 और 5। मैंने इस जगह वाले से नंबरिंग किया है। आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 यानी उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान के लिए क्या 2 है, प्रायद्वीपीय पठार जो दिख रहा होगा आपका 3 है, मरुस्थलीय प्रदेश है जो कि 4 है और समुद्र तटीय मैदान है जो कि 5 है, आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने जो कलर किया है इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ तक कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है। यानी आप मैप से ये सारा चीज़ समझ पाएंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। यानी भौगोलिक रचना के आधार पर हमारा जो भारत का धरातल है इसको 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो कुछ पर्वत हैं, बात किया जा सकता है, तो कुछ विशाल मैदान हैं, तो कुछ पठार हैं और तो कुछ कह सकते हैं रेगिस्तान हैं, तो कुछ कह सकते हैं समुद्र तटीय प्रदेश हैं, यानी जो पिंक वाला दिख रहा है। अगर हम लोग को यह समझना हो कि हमारे भारत में कितने कौन से क्षेत्र हैं तो आप याद रखिएगा मैदानी क्षेत्र लगभग आधा से थोड़ा सा कम यानी 43% है। अगर पर्वतीय क्षेत्र का बात करें तो लगभग 30% ही यानी 29.3%, और अगर पठारी क्षेत्र का बात करें तो 27.7% है। यानी अगर हमारे भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करते हैं अगला जो टॉपिक है, ये उत्तरी पर्वतीय श्रृंखलाओं का विभाजन मैंने किस तरीके से किया है तो आइए समझ लेते हैं। देखिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग 2 आधार पे समझ रहे हैं यहाँ पे। पहला है श्रेणियों के आधार पर, दूसरा है प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। श्रेणियों के आधार यानी होता है कि भारत में जो पर्वत श्रृंखला है उसके कौन कौन से श्रेणी है, मतलब कौन कौन से समानांतर पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत के लगातार क्रम हैं। यानी उस आधार पे हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, पर्वत के आधार पर कहें या श्रेणी के आधार पर कहें। अगर प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कहें यानी जगह के हिसाब से, यानी प्रदेश मतलब जगह के हिसाब से हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। कश्मीर हिमालय के भागों में, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसका भी हम लोग बहुत अच्छे से आगे के समय में डिस्कस करेंगे। जो ट्रांस हिमालय का बात है, ट्रांस हिमालय में हम लोग को 4 रेंज देखने को मिलता है। पर्वत का जो रेंज है इसके बारे में बात किया जा रहा है। यानी लगातार पर्वतों के समूह जो हैं उसको क्या बोला जाता है तो रेंज बोला जाता है, आपको याद रखना है। तो ट्रांस हिमालय जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश क्षेत्रों को मिला के यानी इतने रेंज को मिलाएंगे तो ट्रांस हिमालय का निर्माण होगा। अगर मुख्य हिमालय का बात करें
तो महान वृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक, ये तीनों रेंज को मिलाते हैं तो आपका मुख्य हिमालय का निर्माण होगा। पूर्वोत्तर हिमालय जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों में आपको मिलेंगे, जो कि आपको जानते होंगे सेवन सिस्टर। तो चलिए अब आते हैं प्रादेशिक विभाजन में कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। चलिए इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को हम लोगों ने यहाँ पे जो डिवाइड किया था, आप देखिए उत्तर से दक्षिण में 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। देखिए उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को ही हिमालय पर्वतीय क्षेत्र बोला जाता है, आपको याद रखना है। यानी उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, एक ही नाम है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको भटकना नहीं है। दूसरी बात, उत्तर से दक्षिण में 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण यानी ये उत्तर है, आपको याद रखना होगा, इधर दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण में कितने भागों में श्रृंखलाओं को बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो 4 भाग है कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना होगा। पहला जो है ट्रांस हिमालय है, ये जो कलर मैं लोकेट किया हूँ ये है ट्रांस हिमालय। ये फिर है वृहद हिमालय, आपको ये दिख रहा होगा कलर। मध्य हिमालय आपको दिख रहा होगा ऐसे कुछ तरीके से है। अगर शिवालिक हिमालय का बात करें तो इस तरीके से शिवालिक दिख रहा है। ये तो हो गई हमारा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को भागों में बांटा गया। तो चलिए अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम में अगर बात करें या प्रादेशिक विभाजन के अकॉर्डिंग बात करें तो कितने भागों में बांटे, तो वहां पे भी हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया। याद रखना है यह विभाजन घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया है। जो घाटियां हैं उसके सीमाओं से किया गया है। जैसे कि आपको याद रखना होगा पश्चिम से पूर्व में पहला जो आपको दिख रहा हो ये पिंक कलर का, यानी पंजाब हिमालय इसको बोलते हैं और कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको कुमाऊं हिमालय भी बोला जाता है, याद रखना है आपको। अगर हम लोग ये ब्लू कलर का बात करें तो इसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। अगर ये वाला ऑरेंज कलर का बात करें तो इसको असम हिमालय बोला जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे ये बोला जा रहा है सीमाओं के आधार पे। यानी पंजाब हिमालय जो कि कश्मीर हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, ये सिंधु नदी, यानी ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है, इसके बीच वाले क्षेत्रों को बोला जाता है पंजाब हिमालय या कहा जाता है कश्मीर हिमालय। आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, सतलज और काली नदी, यानी सतलज नदी ये वाला और काली नदी ये वाला क्षेत्र, यानी इतने वाले क्षेत्रों को जो मैंने यहाँ पे एक्यूरेट नहीं किया है, आगे के वीडियो में मैंने एक्यूरेट किया है जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे समझना है सिंधु से सतलज यानी सिंधु नदी से सतलज वाले क्षेत्रों को बोला जाता है पंजाब और कश्मीर हिमालय। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकेट किया है इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाए। सिंधु से सतलज वाले क्षेत्र में सिंधु नदी के और सतलज नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ते हैं उसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। अच्छा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ते हैं उसको याद रखना है कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। काली तथा तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी यहाँ पे ऐसे फ्लो होता है, याद रखना इस तरीके से फ्लो होता है तीस्ता। ये है काली और ये है आपका, ये दिख रहा होगा सिंधु और ये है आपका सतलज रिवर। तो याद रखना है। यानी अब देखिए यहाँ पे काली नदी है और तीस्ता नदी के बीच में जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। अच्छा, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, दिहांग को क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा भी बोला जाता है, याद रखना है। तो दिहांग नदी और क्या, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले जगह को बोला जाता है असम हिमालय। तो ये तो हो गई हमारे जो प्रादेशिक विभाजन है, किस के आधार पर, सीमा के आधार, किस सीमा के आधार पे, नदियों के आधार पे एक तरीके से किया गया, ऐसा भी आप लोग बात कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, चलिए अब हम लोग समझते हैं स्टार्टिंग से। यानी कौन सा पॉइंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, फिर वृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय के बारे में समझेंगे। ये देखिए ये ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय में हम लोग को क्या समझना है, ट्रांस हिमालय में आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय को ही बोला जाता है पार हिमालय भी कहते हैं। तिब्बत में काराकोरम को ही कैलाश श्रेणी कहा जाता है। जो काराकोरम रेंज है उसको कैलाश श्रेणी कैसे, अब देखिए ट्रांस हिमालय एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये आप लोग याद होगा आपको, मैंने यहाँ जो बांटा था ये पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है। हिमालय वाले क्षेत्र को हम लोगों ने देखिए इस तरीके से बांटा था, याद होना चाहिए आपको। हिमालय वाले क्षेत्र को देखिए, हिमालय वाले क्षेत्रों को ट्रांस हिमालय में बांटा था, मुख्य हिमालय में बांटा था और पूर्वोत्तर हिमालय में बांटा था। ट्रांस हिमालय में 4 रेंज पड़ रहे थे, मुख्य हिमालय में भी 3 रेंज पड़ रहे थे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे जो आप यहाँ पे ट्रांस हिमालय देख रहे हैं इसमें 3 रेंज पड़ते हैं, कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। याद रखना है आपको, ट्रांस हिमालय में काराकोरम,
लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां पड़ती है। यानी अब देख रहे हैं यहाँ कलर से आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन और ये ब्लू, ये पूरा क्षेत्र कहा जाता है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र क्या है? ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। तो आपको भारत का जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये किसका है पार्ट? तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो आपको याद रहना चाहिए, ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। क्या क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम को ही आप देखिए, काराकोरम को ही तिब्बत में काराकोरम को ही कैलाश श्रेणी बोला जाता है। तिब्बत में काराकोरम को क्या बोला जाता है? कैलाश श्रेणी। अगर हम लोग ट्रांस हिमालय का बात करें तो हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है ये। अगर ट्रांस हिमालय जो है, हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी, हिमालय ये पर्वत श्रेणी, और इसका अगर बात करें तो कौन सा? ट्रांस हिमालय जो है, हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी। यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पाया जाता है, याद रखना है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है, ये आपको दिख रहा होगा काराकोरम, ये वाला क्षेत्र। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय बल्कि यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत का अगर आप देखें सबसे उत्तरी श्रेणी तो यही है, कौन सा? काराकोरम, याद रखना है आपको। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसको हम लोग K2 बोलते हैं, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। आप देखिए यहाँ पे K2 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे K2 जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर, याद रखना है आपको। ठीक है, मैं वैसे हर माउंटेन के रेंज का हाइट पे वीडियो मैं क्या कर दूंगा? स्पेशल बना दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी में 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वाला ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणियों में है, तो आपको याद रखना है काराकोरम पर्वत श्रेणी में 4 प्रमुख ग्लेशियर है, जिसको सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा बोला जाता है। अगर काराकोरम पर्वत श्रेणी का बात करें तो दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। काराकोरम के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो लद्दाख, जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है यही है लद्दाख। और काराकोरम कौन सा है? रेड वाला है। अगर लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोशी पर्वत शिखर है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा ग्रीन कलर से, राकापोशी पर्वत शिखर। ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट किसका है? तो राकापोशी शिखर का है। अगर हम लोग लेह की बात करें तो लेह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो लद्दाख आपको ये दिख रहा होगा ग्रीन, और जास्कर ये आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में कौन सा जगह है? तो आपको याद रखना है लेह वाला क्षेत्र को कहते हैं। तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ट्रांस हिमालय किसको बोल रहे हैं? तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम में आपको याद रखना है K2 एकदम सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ पे मिलती है, पर्वत मिलते हैं आपको। और आपको राकापोशी किससे मिलती है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी मिलती है, आपको याद रखना है। ये तो हो गई। अगर हम लोग 4 पर्वत जो ग्लेशियर है यहाँ पे आपको दिखते हैं, तो कौन कौन से है? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके आगे का। तो अगर आप लोग ट्रांस हिमालय के बाद पढ़ेंगे तो वृहद हिमालय पढ़ना, यानी ट्रांस हिमालय में 3 था याद, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम लोग पढ़ेंगे वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमाचल भी बोला जाता है, सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है, महान हिमालय भी बोला जाता है। इसी 3 नाम ये किसका है? वृहद हिमालय का है। अगर वृहद हिमालय को बात करें तो ये देखिए यहाँ से ये यहाँ तक इस तरीके से फैला हुआ है, और आगे जाके तो बैंड कर गया, यही पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, ये आगे बैंड किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा, यानी जो म्यांमार वगैरह में फैला हुआ है। अब देखिए, वृहद जो हिमालय है ये नागा पर्वत से नामचा बर्मा तक फैला हुआ है। नागा पर्वत से कहाँ तक? नामचा बर्मा तक फैला हुआ है। नागा पर्वत आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में पड़ रहा है नागा पर्वत, यानी लगभग ये आप ऐसा समझिए कि ऊपर वाले पॉइंट में ये वाला नागा पर्वत है, और नामचा पर्वत यहाँ पे दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, उत्तराखंड में यानी हिमाचल की सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी और ऊंची पर्वत श्रेणी है ये। अगर हिमाचल में अगर बात करें, हिमालय के लिए अगर बात करें हिमाचल, तो ये वाला एरिया को हम लोग हिमाचल बोलते हैं। हिमालय के सभी श्रेणियों में, सभी श्रेणियां जो हैं उसमें सबसे ऊपरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ये सबसे ऊंची यानी सबसे ऊंचा अगर पर्वत श्रेणी मिलेगा तो कौन सा है? तो आपको याद रखना है वृहद हिमालय, बड़ा हिमालय एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसमें हिमाद्री, सर्वोच्च और महान हिमालय, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा होगा। उत्तराखंड में वृहद हिमालय के 2 ग्लेशियर स्थित है। उत्तराखंड ये वाला जगह है,
इसमें दो ग्लेशियर है, गंगोत्री और यमुनोत्री। आपको याद होगा यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। आपको याद रखना होगा। अब देखिए, भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं। उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड ये आपको दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी, तो कामेट है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, बंदरपुछ है और बद्रीनाथ है। तो याद रखना, मैंने यहाँ दो लोकेट किया है, बंदरपुछ और नंदा देवी। नंदा देवी का देखिए हाइट है 7817, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे लगातार कुछ श्रेणियां हैं पर्वत, यहाँ आपको दिख रहा होगा। नंगा पर्वत देखिए 8126 है, 8126, याद रखना है आपको। बंदरपुछ यहाँ दिख रहा होगा उत्तराखंड में। नंदा देवी आपको दिख रहा होगा 7817 मीटर में ये सारे हाइट है। धौलागिरी यहाँ पे दिख रहा होगा नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, मसालू नेपाल में। एवरेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए एवरेस्ट कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए नेपाल में पड़ता है एवरेस्ट। कितना है, 8848 मीटर है, याद रखना है। और उसके बाद कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। आपको याद, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के एकदम बॉर्डर पर पड़ता है, तो कंचनजंगा याद रखना है 8586 है। नामचा बर्मा कितना है, 7782 मीटर है, तो आपको याद रखना है। अगर देखिए माउंट एवरेस्ट जो बहुत फेमस चोटी है, भारत में माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। इस चोटी को क्या बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट बोला जाता है भारत में। अगर नेपाल में बोले तो सागर माथा, इसी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बोला जाता है चोमोलुंगमा, याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है तिब्बत में, इस वाले एरिया में, तो याद रखना है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी मतलब चोमोलुंगमा, याद रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रांस हिमालय, पढ़ लिया बृहद हिमालय, पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद क्या पढ़ेंगे, शिवालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मध्य हिमालय के बारे में जानते हैं। देखिए यानी यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय आपको दिख रहा था, ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये ग्रेट जो हिमालय आप लोगों ने पढ़ा, बृहद हिमालय, ठीक है। उसके बाद अभी पढ़ना है मध्य हिमालय, जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये मध्य में। देखिए ये सारे रेंज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लगातार थे। जो आप यहाँ देख रहे थे, जो आप ये वाला माउंटेन रेंज दिख रहे थे जिसमें माउंट एवरेस्ट, ये सारा ये वाला बृहद हिमालय जिसको बोला जाता है, ये लगातार रेंज है, लगातार। लेकिन अगर बात करें तो मध्य हिमालय ये टूटा फूटा रेंज है, भागों में बटा हुआ है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। मध्य हिमालय को ही हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। इसे हिमाचल का निचला हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल का निचला हिमालय किसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, यानी दोनों एक ही नाम है। अगर हम लोग बात करें यहाँ मध्य हिमालय, तो लघु हिमालय के अंतर्गत कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात अभी करेंगे। उससे पहले आप समझिए, लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है। यानी लघु हिमालय और किसके बीच, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ये वाला हो गया, ये वाला बृहद हिमालय हो गया, और ये वाला हो गया लघु हिमालय। इसके बीच में समतल मैदान पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, खुली घाटी बोला जाता है, याद रखना है आपको। लघु हिमालय वर्षा भर हिमाच्छादित नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे हर पूरे साल बर्फ नहीं जमा रहता है। क्यों, शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे गर्मियों में बर्फ पिघलने लगता है, यानी कहीं ना कहीं जो बर्फ है वो मिल्ट होने लगते हैं। जहाँ एक और बृहद हिमालय अगर बात करें तो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है। कहाँ का बात किया जा रहा है, तो बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में आपको वनस्पतियाँ नहीं मिलेगी। लेकिन लघु हिमालय की बात करें, यहाँ शीतोष्ण जलवायु मिलेगा, होने के कारण लघु हिमालय की ढालों पे शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ढाल हैं, पर्वत के जो ढाल होते हैं, तो यहाँ पे शीतोष्ण घास के मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ये मुलायम जो घास के मैदान हैं उसको देखिए, लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम जो घास के मैदान है, जम्मू कश्मीर में इसको बोला जाता है मर्ग। यानी जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोला जाता है, मर्ग। अगर शीतोष्ण घास के जो मैदान है लघु हिमालय पे मिलेंगे, उसका क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग नाम जानते होंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, गुलमर्ग या सोनमर्ग। हिमाचल प्रदेश में यह क्या बोला जाता है, शिमला, मनाली, डलहौजी वाले क्षेत्रों, यही हिमाचल प्रदेश को लोकेट करते हैं। उत्तराखंड में आपको मिलेगा मसूरी मिलेगा, रानीखेत मिलेगा, नैनीताल मिलेगा और विंडसर मिलेगा।
ये शीतोष्ण जलवायु होने के कारण ये बहुत ज़्यादा लघु हिमालय अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटनों स्थल, यानी यहाँ पे बहुत लोग घूमने आते हैं, यानी पर्यटन स्थल यहाँ पे मिलते हैं। यानी ये सारे शिमला, मनाली, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, ये सारे क्या है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या है, पूरी तरीके से पर्यटन क्षेत्र है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पीर पंजाल रेंज है, आपको याद रखना है पीर पंजाल रेंज है, ये है धौलाधार, ये है मसूरी, आपको याद रखना है, ये है हमारा भारत श्रेणी। अब देखिए जम्मू कश्मीर वाला बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा पंजाल, यानी कौन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में मिलेगा धौलाधार पर्वत श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मिलेगा, तो धौलाधार, हिमाचल प्रदेश में कौन सा, धौलाधार पर्वत श्रेणी। अच्छा नेपाल में कौन मिलने वाला है, तो नेपाल में मिलेगा महाभारत श्रेणी। देखिए नेपाल में महाभारत श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में तो धौलाधार, आपको याद रखना होगा। अच्छा नेपाल में ही बोलेगा मिलेगा क्या, नाग टिब्बा, नेपाल में ही क्या मिलेगा, नाग टिब्बा। और अगर उत्तराखंड में बात करें तो मसूरी पर्वत, जो कि आप बहुत ज़्यादा फेमस है। लाबसना भी यहीं पे है, मसूरी के पास, ये आपको याद रखना है, मसूरी में। अब जो ये दिख रहा है आगे, वृहद हिमालय, लघु हिमालय के बीच जो समतल सपाट घाटियां पाई जाती है, इन घाटियों को अलग अलग स्थानीय नाम से, घाटी आप लोग जानते होंगे, यानी जो आप वृहद हिमालय ये वाला क्षेत्र और लघु हिमालय ये वाला क्षेत्र, वृहद हिमालय लघु हिमालय के क्षेत्र के बीच में घाटियां पाई जाती है। अब घाटियों को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बोला जाता है कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में कुल्लू कांगड़ा घाटी बोला जाता है, और नेपाल में तो आप जानते हैं काठमांडू घाटी, आप लोग काठमांडू नाम से तो आप जानते हो। तो ये था आपका मध्य हिमालय का क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन इसमें अगर बात करें तो शिवालिक का अगर बात करें तो इसको ब्रह हिमालय भी बोला जाता है। शिवालिक कहीं क्या बोला जाता है, ब्रह हिमालय, यानी बाहरी क्षेत्र वाला हिमालय, बाहरी क्षेत्र वाला। आप लोग यहाँ पे 4 तरह का हिमालय हम लोगों ने पढ़ा। पहला पढ़ा ट्रांस, दूसरा पढ़ा बृहद, आपको यहाँ दिख रहा होगा, तीसरा पढ़ा मध्य हिमालय, और चौथा क्या पढ़ रहे हैं, शिवालिक, आपको याद रखना होगा। अब देखिए हम लोग बृहद के बाद मध्य, मध्य के बाद कौन सा पढ़ रहे हैं, शिवालिक। देखिए शिवालिक का क्या नाम है, ब्रह हिमालय, याद है। अब शिवालिक हिमालय जो श्रेणी है ये स्वतंत्र अस्तित्व कहीं ना कहीं कोसी नदी तक ही दिखाई देता है, तो आपको याद रखना होगा घाघरा, गंडक और कोसी, कोसी तक ही कहीं ना कहीं जो शिवालिक हिमालय है वो बहुत अच्छे से दिखता है। इसके बाद जो शिवालिक है वो लघु हिमालय से बिल्कुल, यानी ये जो बगल से लघु हिमालय गया हुआ है, लघु हिमालय से कहीं ना कहीं मिल गया है, अब पतला होते चला गया है, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत संकरा है। देखिए यहाँ पे ये पूरा चौड़ा दिख रहा होगा आपको, ये चौड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने पतला दिखाया यहाँ पे, क्योंकि ये पतला एकदम मिल गया है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को क्या अलग अलग पहाड़ियों, देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, इसमें शिवालिक को अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसको पश्चिम से पूर्व की अगर इसका नामकरण करें तो याद रखना होगा डाफला, ये आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, मिरी आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से यहाँ पे, अगर बोले अबोर ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, और अगर बात करें मिश्मी, ये है मिश्मी, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या है, मिश्मी वाला, तो मिश्मी वाला क्षेत्र है रेड कलर का, तो ये है मिश्मी, आपको याद रखना है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा ये जो नाम है आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो नाम है डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये किसके नामों पे किया है, तो यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती है, इन पहाड़ों पे जनजातियाँ निवास करती है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है ये नाम, तो याद रखना है आपको। दूसरी बात, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य में घाटियां को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, दून या द्वार कहा जाता है, याद रखना है। लघु हिमालय और क्या शिवालिक के बीच में जो घाटियां पड़ती है, मध्य में जो घाटियां पड़ती है, उसको क्या बोला जाता है, दून भी बोला जाता है, द्वार भी बोला जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, आपको याद होना चाहिए। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2, देहरादून, हरिद्वार, और द्वार में अगर बात करें तो हरिद्वार, याद रखना होगा आपको। तो लघु हिमालय ये और शिवालिक हिमालय, इसके बीच वाले जगह को मध्य में जो घाटियां उपलब्ध है, यानी बीच में जो घाटियां हैं उनको क्या बोला जाता है, दून या द्वार कहा जाता है। दून में देहरादून, कोटली दून, पतली दून, द्वार में हरिद्वार, याद रखना है आपको। अच्छा ये जो आपका जो शिवालिक हिमालय ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपको याद रखना होगा इसका जो विस्तार है
पूर्व में पाकिस्तान की, यानी यहाँ पे पूर्व में, यहाँ पे दिख रहा होगा पूर्व में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर, यानी ये तो पाकिस्तान, ये पूर्व नहीं, यहाँ पे पश्चिम होगा, याद रखना है। ये पूर्व नहीं, क्या होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम, पश्चिम में यहाँ पे याद रखना होगा, पश्चिम याद रखना होगा, यानी वेस्ट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेस्ट, ठीक है। पश्चिम में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर, ये देखिए पश्चिम में ये सुलेमान रेंज है, ये देखिए, ये पाकिस्तान में ब्लू कलर का जो पड़ता है ये पाकिस्तान में मैंने दर्शाया है, तो यानी ये सुलेमान रेंज है, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक आता है। भारत और म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है उसको बोलते हैं आराकान पर्वत तक, यानी सीमा बनाने वाला जो पर्वत है, यहाँ पे बगल में पर्वत पड़ता है, उसको बोलते हैं आराकान पर्वत, तो वहाँ तक फैला हुआ है। यानी पश्चिम में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर पूर्व में भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाला आराकान पर्वत तक है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से ये इसका क्या है, विस्तार है। तो ये तो आपको याद हो गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पे डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, आपको एकदम रटिएगा, 10-15 बार दोहराइएगा, याद हो जाएगा। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा, देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से हिमालय के बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो आपको याद रखना है। मैंने देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाने का ट्राई किया है। यानी ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये ट्रांस हिमालय है, ग्रीन कलर का बृहद हिमालय है, और ये ब्लू कलर का मध्य हिमालय है, और ये पिंक कलर का क्या है, शिवालिक है। अच्छा, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के जो बीच में जगह पड़ते हैं, जगह बीच में जो बच जाते हैं उसको बोला जाता है सचर जोनी, आपको याद रखना है। अगर बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच में पड़ते हैं उसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर शिवालिक और मध्य हिमालय के जो बीच में जगह पड़ते, यानी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो जगह पड़ते उसको बोला जाता है मेन सीमांत दर्रा। अच्छा, इसको याद कैसे बोले, सरचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मीन सीमांत दर्रा, आपको कंफ्यूज करेगा, तो ऐसे याद रखिएगा। आपको ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक तो आपको याद है, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक आपको याद रखना है। तो ट्रांस के बीच में सचर यानी सर, सर यानी देखिए च को यहाँ पे हटा दीजिए तो सर जोन, यानी सर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, तो ऊपर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सचर जोन मिलेगा। अच्छा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल यानी बीच में, यानी सेंट्रल थ्रस्ट यानी बृहद और मध्य हिमालय के बीच में। अच्छा, मेन सीमांत, ये जो दो याद हो जाएंगे तो मेन सीमांत दर्रा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये तो था आपको थोड़ा सा समझने के लिए कि आपको समझ में ईजी वे में आ जाए। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे किया था, विभाजन किया था यहाँ पे पर्वतों का श्रेणियों के आधार पर, तो श्रेणियों के आधार पर ट्रांस, मुख्य और पूर्वोत्तर हिमालय, हम लोगों ने पूर्वोत्तर हिमालय अगले टॉपिक में मैं कवर कर दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें मैं करूंगा तो आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ट्रांस, मुख्य और पूर्वोत्तर हिमालय मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, यानी पूर्वोत्तर सिर्फ बचा हुआ है, आपको याद रखना है। तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय तो मैंने यहाँ पे बता दिया श्रेणियों के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इन चारों को, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व में, यानी ये जो पार्ट है ये वेस्ट है और इधर वाला पार्ट है ईस्ट है, यानी इधर वाले को पश्चिम बोला जाता है, इधर वाले को पूर्व बोला जाता है। तो पश्चिम से बीच में कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। यानी पश्चिम से पूर्व में कितने भागों में, 4 भागों में। पहला जो भाग है पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय, देखिए पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय इसको बोला जाता है। दूसरा जो भाग है कुमाऊं हिमालय, ये देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। नेपाल हिमालय जो दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का, और असम हिमालय आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का। तो ये आपको चारों दिख रहा होगा। तो चलिए आइए समझते हैं इसको कैसे बोला गया है। तो पंजाब हिमालय अगर आपको समझना है या कश्मीर हिमालय समझना, दोनों एक ही नाम है। अब समझिए पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखिए ब्लू कलर से मैंने दिखाया सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी, और ये रेड कलर से है क्या, सतलज नदी। इसके बीच में जो जगह पड़ते हैं इसको बोला जाता है क्या, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। देखिए सिंधु और सतलज के बीच में मैंने यहाँ दिखा दिया है। अब देखिए ये सतलज नदी है और यहाँ पे एक काली नदी है। ये काली और सतलज नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय। क से काली, क से कुमाऊं, याद रखना है। काली रिवर क्या, काली रिवर कैसे, कुमाऊं हिमालय के बीच में। अब देखिए काली जो रिवर है, काली जो नदी है, उसके फिर बगल में आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा तीस्ता, तीस्ता नदी और काली नदी के जो बीच में जो जगह है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेपाल हिमालय। क्यों, नेपाल में देखिए जगह पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं नेपाल हिमालय। अब देखिए
तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर, याद रखना है, दिहांग भी बोला जाता है और आपको याद रखना है कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता के बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो असम हिमालय पड़ता है। ये वाला देखिए ऑरेंज में मैंने दिखाया। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। पंजाब हिमालय जो आपको दिख रहा होगा, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय का अगर बात करें तो विस्तार का बात करें पंजाब हिमालय का, तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में भाग वाले को क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाले जगह को क्या बोला जाता है, तो पंजाब और कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर भी है, जो कि आप लोग को याद रखना होगा। कश्मीर हिमालय में ही कौन है, वैष्णो देवी का मंदिर है, आपको याद रखना होगा, पूजनीय स्थल याद रखना होगा। इसके अलावा अमरनाथ की गुफाओं भी हैं, यानी अमरनाथ की गुफा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना होगा पंजाब हिमालय में है, जिसको क्या बोला जाता है, कश्मीर हिमालय। अच्छा, एक मुस्लिम का तीर्थ स्थल है चरार ए शरीफ, यहीं पे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पड़ते हैं। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल यानी कौन कौन से, वैष्णो देवी मंदिर है, अमरनाथ भगवान की गुफा है, और मुस्लिम का कौन सा तीर्थ स्थल है, तीर्थ चरार ए शरीफ, आपको याद रखना होगा। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर, यहाँ से अगर यहाँ तक की लंबाई की बात करें तो कितना है, 560 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद क्वेश्चन में पूछ लेता है, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध हिमालय कौन सी है, तो पंजाब या कश्मीर हिमालय, आपको याद रखना होगा। जाफरान की खेती के लिए, जाफरान क्या होता है, केसर को बोलते हैं जाफरान, यानी जाफरान की खेती कहाँ पे, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय के बीच में। अब देखिए, ये तो हो गई आपको बात, यहाँ दिख रहा होगा सिंधु सतलज के बीच में कौन सा, तो आपको याद रखना होगा पंजाब हिमालय, जिसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय। कुमायूं हिमालय और कुमाऊं हिमालय भी बोला जाता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। अब देखिए, कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय क्या बोला जाता है, विस्तार का अगर बात करें कुमाऊं हिमालय का, तो सतलज नदी से काली नदी के बीच, सतलज नदी आपको ये दिख रहा होगा लाल कलर का, और काली नदी यहाँ ग्रीन कलर का मैंने दिखाया। तो ये देखिए, इसके बीच में जो जगह पड़ता है, इसी को क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में, आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड को पूरी तरीके से ढका हुआ है, कौन सा हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय राज्य में स्थित है, याद रखना है। कुमाऊं हिमालय में ही हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां पड़ती है, कौन कौन सी, तो आपको याद रखना होगा, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर, बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने वीडियो ही बनाया बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब पे, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। उत्तराखंड में फूलों की घाटियां हैं, उत्तराखंड में फूलों की घाटियां, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पे पड़ता है, कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में ही आता है। अच्छा, इसके साथ दून और द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंदर, देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये आपको याद रखना है। हरिद्वार, ये सब किसके अंदर आता है, तो कुमाऊं हिमालय के अंदर ही आता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर क्या है, लंबाई है किसकी, कुमाऊं हिमालय की। वैसे लंबाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ, सतलज से काली नदी के बीच में जो पड़ेगा कौन सा, कुमाऊं हिमालय। अब देखिए, ये तो हो गई बात इसकी किसकी, कुमाऊं हिमालय की। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, नेक्स्ट जो है आपका नेपाल हिमालय। जो देखिए, अब नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में आपको विस्तार की बात करें तो यह पश्चिम में काली नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। पश्चिम में काली नदी है और पूर्व में यहाँ पे तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी और इसके काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो आपको याद रखना होगा नेपाल हिमालय है। अब देखिए, इस खंड का अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, आपको याद रखना होगा, इस खंड का अधिकांश भाग कहाँ पे है, तो नेपाल में स्थित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय भी बोला जाता है। यानी नेपाल हिमालय बोला जाता है किस कारण से, अधिकांश भाग किस में होने के कारण, नेपाल में होने के कारण। इस खंड में दुनिया के सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, आपको याद होगा माउंट एवरेस्ट जो सबसे फेमस है, कंचनजंगा, धौलागिरी आदि शामिल है, किसमें, तो नेपाल हिमालय में। अच्छा, प्रसिद्ध एक घाटी है जिसको काठमांडू घाटी बोला जाता है, आपको याद होगा काठमांडू घाटी किस क्षेत्र में पड़ता है, तो नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग कितनी है, 800 किलोमीटर लंबाई है। तो ये हो गई नेपाल हिमालय। अब हम लोग पढ़ते हैं आसाम हिमालय के बारे में। देखिए, आसाम हिमालय का बात करें तो आप देखिए, आसाम हिमालय कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये आसाम में तो पड़ नहीं रहा है, इसको क्यों ना हम लोग इधर का नाम देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ रहा है, इधर भूटान में पड़ रहा है, तो कोई और भी नाम, लेकिन चलिए ये नाम से भी बोला जाता है तो हम लोग इसी नाम से पढ़ेंगे। देखिए,
असम हिमालय जो है आपको याद रखना होगा, विस्तार का बात करें तो यह क्षेत्र तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। ये देखिए तीस्ता है और यहाँ पे दिहांग, दिहांग को ही क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है और इस साइड से मुड़ जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को, तो दिहांग नदी बोला जाता है। तो याद रखना है आपको। तो वैसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले घुमा के कि ब्रह्मपुत्रा नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना होगा क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। अब देखिए भारत में इसमें असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। भारत वाला जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, असम वाला क्षेत्र पड़ता है, राज्य शामिल है। हालांकि ये क्षेत्र ऊंचाई में नेपाल के हिमालय से काफ़ी कम है, नेपाल क्योंकि ये नेपाल हिमालय से बहुत कम है, आपको याद रखना होगा इसका ऊंचाई। नामचा बर्मा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाल कलर से मैंने यहाँ लोकेट किया, ये देखिए लाल कलर से, तो इसको बोलते हैं नामचा बर्मा। अन्य जो चोटियाँ हैं ग्याला पेरी है, कैंटो है, नेंगी कांगसंग है, शामिल है इसमें किसी में, तो आपको याद रखना होगा असम हिमालय वाला क्षेत्र में ही पड़ता है ये सारा। अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये पर्वतमाला है जो दक्षिण की ओर घुमावदार मोड़ में मुड़ जाती है, देखिए ये देखिए ऐसे आता है और ऐसे मुड़ जाते हैं इस तरीके से, इसलिए पर्वतमालाओं को उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित किया। उत्तर दक्षिण यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। इधर वाले जो पर्वत है, इधर वाला अभी मैंने पर्वत छोड़ा है जानबूझ के कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है, 720 से 750 लगभग नेपाल हिमालय के हिसाब, यानी नेपाल हिमालय का कितना था 800 किलोमीटर, तो और इसका कितना है 720 से 750 किलोमीटर, तो आपको याद हो गया होगा। तो ये था हमारा जो वीडियो किसका, असम हिमालय के ऊपर, यानी पूरा जो हिमालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया लगभग। यानी भारत का भौगोलिक स्वरूप का बात करें तो भारत के भौगोलिक स्वरूप में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न जो माउंटेन है, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन क्या उत्तर पूर्वी जो माउंटेन है, पर्वत है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी अगर बात करें तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उत्तरी पूर्वी जो माउंटेन है यानी पर्वत है उसके बारे में हम डालेंगे, जिससे कि आपको समझ में ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए। मैंने और भी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में डाला है, आप जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल ईजी होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन भी मिल पाए और भी मैं वीडियो बना पाऊँ। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।